हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 6 ही अभी चल रहा है। पार्ट 6 का पेज 144 पर आप देखें। पार्ट ये 6 काफ़ी बड़ा है और इसको विधिवत हम कराएंगे जितनी आवश्यकता है, इसलिए अभी पार्ट 6 ही आपका चलेगा। इसमें हमने बताया था, एक श्वसन क्रिया बताई थी कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, कल अगले वीडियो में मैंने बताया था कि एक चित्र बना करके डायग्राम हमने दिया था जिसमें ये था कि कैसे भोजन जाता है और भोजन का क्या होता है। तो मैंने बताया था कि उस भोजन में यानी भोजन ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार से लिया जा सकता है और जब बाहर निकलता है तो भी तीनों प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अब उसमें जो अच्छे पदार्थ होते हैं यानी जो शरीर के लायक होते हैं या शरीर के जिनकी आवश्यकता होती है उनको ग्रहण कर लिया जाता है। ग्रहण करने के बाद में जैसे मैंने ग्लूकोज को आपको बताया था, ग्लूकोज ग्रहण कर लिया जाता है। तो अब उसमें श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया ये जैसे कोश की श्वसन एवं उसके प्रकार, तो श्वसन क्रिया कोशिकाओं के अंदर जब होती है तो ये दो प्रकार से होती है, एक तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब चक्र। इसमें ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है। क्रेब चक्र की जो क्रिया होती है ये माइटोकांड्रिया में होती है। अब ये क्रिया दो भागों में होती है, एक आक्सीय श्वसन, एक अनाक्सीय श्वसन। हम आक्सीय और अनाक्सीय श्वसन में अंतर फिर देखते हैं, क्या अंतर है। देखिए, आप जब तक ये पेज 144 पर नहीं देखेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम लिखते हैं शॉर्टकट में लिखते हैं। दूसरा, इसमें अंतर आपको ज़्यादा उसमें लिखे होंगे, हमने इम्पोर्टेंट अंतर लिख दिए हैं। तो इसलिए किताब को देखना बहुत आवश्यक है और उस किताब को कम से कम 2-3 बार ये 144 पेज पर आप देखेंगे, उसको पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये पढ़ोगे नहीं तब तक आएगा नहीं समझ में। तब माइटोकांड्रियम जो क्रिया होती है, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, दो क्रियाएँ होती हैं। आक्सीय श्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। आक्सीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। आक्सीय श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। 600 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती एक अणु से, केवल एक अणु से, ग्लूकोज के एक अणु से इतनी हमको ऊर्जा मिलती है। भाई, हमारे शरीर में कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जब हम भोजन करेंगे, भोजन से हमें अवशेषित पदार्थों से, अवशेषित पदार्थ मंड और ये ग्लूकोज वगैरह लेते हैं। ये ग्लूकोज जो है, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं नाक से और ये जाकर के कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करता है जाकर के ऑक्सीजन। देखिए, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इससे जब क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और इसके बाद जो है आपको ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मिलेगी। यही हमने पहले भी बताया था कि पानी और ये बनता है, लेकिन इसमें आक्सीय अनाक्सीय श्वसन में एक शब्द और जुड़ गया कि इसमें 673 कैलोरी जो है ऊर्जा आपको मिलती है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जब दो आप स्वयं विघटित होता है तो ये एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5O6 एथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 21 कैलोरी ऊर्जा केवल निकलती है। अनाक्सीय श्वसन में केवल 21 कैलोरी ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्रिया माइटोकांड्रिया में क्रेब चक्र द्वारा होती है, माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब चक्र द्वारा होती है और ये क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ये माइटोकांड्रिया के अंदर होती है, यानी आक्सीय श्वसन, और अनाक्सीय श्वसन कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है इसमें। आक्सीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है और इसमें क्या है कि
2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, केवल 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब तक किताब में आप इसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं, ये श्वसन पर आ गया। आगे आपके दिया है पाठ 6 में ही 150 पेज पर आप देखें, इसी का आगे भाग। अब बात आती है रुधिर वाहिकाएं, यानी शरीर के अंदर रुधिर बहता है। रुधिर 3 वाहिकाएं 3 भागों में बटी होती हैं, धमनी, सिरा और कोशिकाएं। 3 भागों में इसको बांटा गया, 3 भागों में हमारे शरीर में बहता है। अब धमनी और सिराएं मेन है, इनके फिर हमने अंतर आपको यहाँ समझाए हैं। देखिए, धमनियों में हृदय से अंगों की ओर बहता है रुधिर। हमारी बात को ध्यान दें कि जो धमनियाँ होती हैं इनमें रुधिर क्या होता है, हृदय से, यानी हमारे हृदय से, हार्ट से बाकी जगहों पर जाती हैं। और हेलो हेलो धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। सिराओं में क्या होता है, अंगों से हृदय की ओर बहता है। अंगों से, सारे शरीर से रुधिर पैरों का, हाथों का, सब जगह का जाकर के हृदय में जाता है। अब ये क्यों ऐसा होता है, चूंकि हृदय उसको फिल्टर करता है, साफ करता है उस रक्त को। तो सारे शरीर में जो रक्त होता है वो इकट्ठ पहले जाता है हृदय में, और हृदय से सारे फिर अंगों में जाता है शुद्ध रक्त। यही प्रक्रिया चलती रहती है, आदान प्रदान। अब देखिए, इसकी जो धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, धमनियाँ जो भी धमनी होती हैं वो दीवारें उसकी मोटी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों का देखा होगा, शरीर के अंदर जब कभी ब्लड निकाला जाता है या ग्लूकोज वगैरह चढ़ा जाता है तो निडल अंदर घुसती है, तो यानी धमनियाँ जो धमनियों में ही प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि हृदय ये सारे भागों में रक्त पहुंचाता है। अब इसकी दीवारें क्यों मोटी होती हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब हृदय से रक्त बहता है तो हृदय पंप करता है। पंप करने में क्या होता है, झटके लगते हैं, तो इसकी दीवारों मोटी होने के कारण उन झटकों को सह लेती हैं। इसकी दीवारें पतली होती हैं सिराओं की। ये अगर इसमें रक्त नहीं है तो खाली होने पर नहीं चिपकती हैं। ये धमनियाँ कभी आपस में चिपकती नहीं हैं अगर रक्त नहीं भी है, लेकिन ये सिराएं आपस में चिपक जाती हैं। अब इसमें धमनी में क्या होता है, पल्मोनरी धमनी जो केवल होती है, केवल पल्मोनरी धमनी जो होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में केवल, बाकी जितनी धमनियां हैं सभी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। इसमें इसी प्रकार से क्या है, पल्मोनरी सिरा को छोड़ करके सभी में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है ना, माने कहने का मतलब यह आप मोटे तौर पर कर सकते हैं कि धमनियों में जो रक्त बहता है शुद्ध बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो मैंने क्या बताया था कि सिराओं से रक्त हृदय में जाता है, अशुद्ध रक्त यानी, और वो जाकर फिल्टर होता है, शुद्ध किया जाता है हृदय से, हृदय में फिल्टर करते हैं। तो सिराओं का अशुद्ध रक्त हृदय में जाता है इसीलिए। लेकिन एक ये पल्मोनरी धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और सिराओं में भी पल्मोनरी सिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। ये एक अपवाद है। इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट होते हैं, यानी धमनियों में कपाट नहीं होते और सिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों में गहराई में ये धमनियाँ जो होती हैं ये गहराई पर स्थित होती है। मैंने अभी बताया था कि दीवारें इनकी मोटी होती हैं, मोटी के साथ साथ ये गहराई पे यानी मांस के अंदर लगभग ये अंदर होती हैं, और जो सिराएं हैं ये बाहर त्वचा के दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से पेज 150 पर इसको देखेंगे और ये जो इसको देखेंगे 144 पर, इसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद कॉपी में ड्रा करें और इसको उसके बाद पढ़ें, क्योंकि इसी से संबंधित इस चैप्टर में आगे प्रश्न दिए गए हैं।